तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आ चुका है हमारा डेली डोज सीरीज का डे 6 और आज हमारा डेफिनेशन का जो चैप्टर है वो है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इससे पहले जितने भी डेफिनेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए हुए उन सबको जरूर देख लेना, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएससी बोर्ड के अंदर 22 मार्क्स तक के आपके डेफिनेशंस आते हैं। तो जरूर डेफिनेशन को सही से देखो क्योंकि मैं सारे ट्रिक्स के साथ डेफिनेशन याद करवाने के तरीके बता रहा हूं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन से सबसे रिलेटेड वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएगा, चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के रखा हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन इस चैप्टर में प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव कौन से वेव को कहा जाता है? देखो अगर इनके अंदर प्रोग्रेसिव वेव, सुपरपोजिशन ऑफ वेव और इसके बाद स्टेशनरी वेव और एक और कंसेप्ट आता है जो कि आपका बीट का रहता है, ठीक है। किसका रहता है? बीट्स। तो बीट्स इन सबके डेफिनेशंस के अंदर कुछ सब में सिमिलरिटी है। ध्यान से देखो कौन से आप लोगों को सिमिलरिटी है जिससे आप इनको डिस्टिंग्विश करके अच्छी तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। आओ देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव वेव किसे कहा जाता है? अ वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम ट्रेवल्स इन ए डायरेक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो इसको याद करने के लिए आप लोग ट्रिक मत सोचो, समझो क्या है। एक वेव जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, मतलब जब एक वेव ट्रैवल हो रहा है तो वो ट्रैवल होते समय मीडियम के अंदर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। बस कंडीशन ये याद रखनी है कि विदाउट एनी डैम्पिंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। मतलब जब इसने एक वेव बनाया, ठीक है, तो इसका जो टर्फ बना है ये और ये जो टर्फ बना है, इन दोनों टर्फ के अंदर कोई एम्पलीट्यूड का फर्क नहीं होगा। ये एम्पलीट्यूड ए ही रहता है। मतलब क्या कि सेम एम्पलीट्यूड रहेगा। यही कहने की कोशिश कर रहा है ये लास्ट स्टेटमेंट, विदाउट एनी डैम्पिंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होता है। अब बस यहां ये डिफिकल्टी होती है कि शुरुआती वर्ड्स कैसे दिमाग में आए, क्योंकि अगर ये 3-4 वर्ड शुरुआत के याद आ जाएंगे ना तो आपको डेफिनेशन लिखना आसान होता है। बस यही बात है कि इसके लिए मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बनाया हुआ है कि ट्रिक में लिखा है WDPM। अब ये क्या ट्रिक है? देखो वर्ल्ड कप में पीएम, अब इस साल आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी आए थे वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो सब चीज रिलेटेड जो है वो थोड़ा बहुत कनेक्शन बना के ये ट्रिक याद करने के लिए बोला है मैंने। जैसे यहां पर देखो वर्ल्ड कप में W और D उठाया, WD, ठीक है। वर्ल्ड कप यहां W और D उठाया और फिर PM से अटैच कर दिया। तो देखो अब W मतलब क्या? वेव इन विच, ठीक है, शुरुआती वर्ड वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम। बस इतना याद करना है, वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम। बस ये बार बार रीड कर लो, WDPM, वेव इन विच डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन ए मीडियम। बाकी इसके बाद आप लोगों को वर्ड अपने आप याद आने लगेंगे। ट्रेवल्स इन ए डायरेक्शन कंटिन्यूअसली विदाउट एनी डैम्पिंग फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। पूरा डेफिनेशन याद हो जाता है, बस शुरुआती वर्ड के लिए आप लोगों को ये बताया मैंने। चलो वापस से एक बार पढ़ेंगे। चलो, अ वेव इन विच disturbance produced in a medium travels in a direction continuously without any damping from one particle to another particle। बहुत ही आसान, अच्छी बात है, रिवीजन करते रहो, याद हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये क्या होता है? when two or more waves traveling through a medium passes through a common point which produces its own displacement independent of the other। अब देखो इसको याद करने के लिए आप लोगों को फिर से समझना पड़ेगा। जब 2 वेव्स हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा वेव ट्रैवल थ्रू ए मीडियम थ्रू ए कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से वो ट्रैवल कर रहे हैं, ये बात याद रखो। थ्रू ए कॉमन पॉइंट प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये शुरुआती लाइन के अंदर आप लोगों को याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्या पढ़ना है? 2 या 2 से ज्यादा वेव्स ट्रैवल थ्रू ए मीडियम passes through a common point, travel through a medium passes through a common point, travel through a medium passes through a common point, ठीक है। उससे क्या होता है? which produces its own displacement independent of the other। बस मैं बोलता हूं बच्चों, ये याद करो, ये याद नहीं रहेगा। which produces its own displacement independent of the other, जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको दूसरे वेव के क्या पोजीशन है, किधर है, उसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, ठीक है। चलो, तो ये डेफिनेशन को याद करने के लिए मैं ज्यादातर यही बोलूंगा कि शुरुआती वर्ड तो याद हो जाते हैं, बाद वाले आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी करेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों को थोड़ा कनेक्शन बना के भी याद कर सकते हो। देखो कैसे याद करोगे, इसका और इसके बीच में क्या फर्क है। अब एक्चुअली आप चारों के डेफिनेशंस पढ़ लो, फिर फर्क बनाकर याद करना। आते हैं नेक्स्ट पे, स्टेशनरी वेव। अब देखो यहां पे मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इधर का, ठीक है। अब मैं इसको हटाता हूं और ये डेफिनेशन क्या है, स्टेशनरी वेव क्या है, बीट क्या है, ये सब चीज के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आओ
देखो स्टेशनरी वेव किसे कहा जाता है, स्टेशनरी वेव किसे कहा जाता है, ठीक है सब क्या बता रहे हैं, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव। चलो तो देखो पहली बात तो व्हेन टू आइडेंटिकल, सेम जो डिफिनेशन आप लोगों ने यहां पे लिखी है थोड़ा बहुत फर्क है, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स traveling along the same path, but in opposite direction, interfere each other, this is called stationary wave। ऐसा वेव जो when two identical waves traveling along the same path पे है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, इंटरफेयर होते हैं एक दूसरे को। मतलब स्टेशनरी वेव ऐसे है कि एक वेव है और फिर वो दूसरी वेव है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं। दोनों का डायरेक्शन जो होता है ट्रैवल अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये यहां से जा रहा है और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा अपोजिट है। डायग्राम में थोड़ी बहुत एरर है लेकिन आप ध्यान रखो, मेरा मीनिंग जो मुझे समझाना था वो आप सबको क्लियर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और एक दूसरे को क्या करें, इंटरफेयर, मतलब टकरा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंटरफेयर ईच अदर इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो अब आप लोग 3 डेफिनेशन जान चुके हो, देखो सब में फर्क क्या है। और अगला आता है बीट। बीट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, और बीट का डेफिनेशन भी बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं। ये भी डेफिनेशन इसकी जैसा ही है, इसके लिए जस्ट नीचे सिखा रहा हूं। when there is superposition, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ two waves having same amplitude but slightly, देखो हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, but slightly different frequencies traveling in same direction, अब उनकी जो फ्रीक्वेंसी पीरियड होती है वो सेम होती है बट विथ सेम पीरियड, मतलब ये फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत। और इस कंसेप्ट को यहां तक लिखा तो भी चलेगा, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बीट्स बोलते हैं, ठीक है। चलो तो क्या बोला यहां पे, when there is a superposition of two waves having same amplitude but slightly different frequencies traveling in same direction। अब यहां पे और यहां पे क्या फर्क है, देखो इनके एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो सेम होते हैं, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग होती है और सेम डायरेक्शन में भाग रही है। जैसे ये भी सेम पाथ में भाग रहे बट डायरेक्शन अपोजिट था, इसका डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। और फिर इसके बाद इन लोगों की क्या सेम रहता है, सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलग है, बाकी दोनों चीज सेम है। यहां पे आप लोगों को सेम डायरेक्शन मिलता है पर डायरेक्शन अपोजिट है, सेम पाथ मिलता है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों को आप लोग कनेक्शन लगाकर याद कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत कनेक्शन लगाओ, देखो डिस्टिंग्विश क्या है और याद कर लो दोनों को। चलो आगे बढ़े। अब याद रखना स्टेशनरी वेव, प्रोग्रेसिव वेव, इसके बीच में डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को डेफिनेशन तो बता दी, थोड़ा सा आप लोग प्रिपेयर करो इसके क्या डिस्टिंग्विश के और एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उस पर। आ जाओ अगला आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज बीट हो गया है अब हार्मोनिक। अब ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, फटाफट कंप्लीट करते हैं इन लोगों को। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लिख लो, इसको ही हम बोलते हैं हार्मोनिक, बस खत्म। और इसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन इज नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओवरटोन क्या रहता है, नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, ये नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर है, उसको हम ओवरटोन बोलते हैं। इसके बीच में आप लोग क्या रहता है फर्क, ये ध्यान में रखो, हार्मोनिक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बस इतना सा क्लियर। और लास्ट लॉ ऑफ स्ट्रिंग, अब इसमें भी बहुत सारे टाइम लगेंगे, देखो आप लोगों ने इन सब के स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े, ठीक है। चलो
लास्ट है, लास्ट डेफिनेशन है लॉ ऑफ लेंथ। अब एक्चुअली आप लोगों को लॉ ऑफ पूरा स्ट्रिंग ही पता होना चाहिए इसके लिए, लॉ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये जो है इसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं कि लॉ ऑफ लेंथ को बताओ, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी को बताओ या लॉ ऑफ टेंशन को बताओ। कोई भी तीनों में से कोई पूछा जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं कि सारा का सारा एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। तो एक्चुअली आप पहले फॉर्मूला सीखो, n इज इक्वल टू अंडर रूट n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट t बाई m। ये फ्रीक्वेंसी लॉ ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला है। अब पहला क्या बोलता है कि लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ऐसा बोलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन लिखना किस तरह से देखो उसको। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है इफ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी, इसको टेंशन बोला जा रहा है, इसको लीनियर डेंसिटी बोला जाता है। याद रखना, इसको ही लीनियर डेंसिटी कहते हैं। आप लोग इसको मास कंसिडर करते हो, पर नहीं, ये मास पर यूनिट लेंथ होता है, उसको हम लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। और ये टेंशन है आपका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, टेंशन बोलते हैं। चलो, तो मेरी बात ध्यान से समझो, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, बट यहां पे क्या होता है, इफ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी इज केप्ट कांस्टेंट, जब टेंशन को और लीनियर डेंसिटी को कांस्टेंट रखोगे तब। दूसरी बात, लीनियर डेंसिटी का हो गया, अब आता है दूसरा लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन क्या रहेगा, तो सेम यही चीज है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its tension, square root of its tension is directly proportional to square root of its tension। ये चीज नोट करो, अच्छी तरह से लिखो, square root of its tension if क्या अब कांस्टेंट रहेगा, अब रहेगा लेंथ और लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट। तो लेंथ एंड लीनियर डेंसिटी जब कांस्टेंट रहेगा तब, तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ टेंशन। ऐसे ही आप लोगों का लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी होगा, जिसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लीनियर डेंसिटी, जहां पर आपका लेंथ जो है और आपका मास जो है, सॉरी लेंथ जो है और टेंशन जो है, ये दोनों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा तब। तो आप लोग इस तरह से ये सारे के सारे लॉस को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो और आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाएगा। इसमें आप लोगों को सिर्फ एक्चुअली पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन कौन किससे है, फिर उसके बाद आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, ये पक्का ही लिखना है हर वक्त, और बाकी फिर काम अपना चालू रखना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बच्चों, n होता है, ठीक है। चलो, तो इस तरह से इस चैप्टर का हमारा पूरा डेफिनेशन कवर हो गया है। ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, डेली डोज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी ही मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो के।